चलो भाई शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे पावलोव का सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे? पावलोव का सिद्धांत। अब अपन पावलोव का सिद्धांत तो पढ़ लिया, अब पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता पढ़ेंगे। पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता, सिद्धांत की उपयोगिता कि ये क्या क्या यूज में आता है। नंबर एक पर प्रेम, घृणा व ईर्ष्या पैदा करने। प्रेम, घृणा एवं ईर्ष्या कुछ भी अपन क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। एवं ईर्ष्या पैदा करने, ठीक है। नंबर 2, भाषा के विकास में, भाषा डेवलप की जा सकती है इससे, भाषा के विकास में, ठीक है। नंबर 3, गणित के विकास में, गणित के विकास में। कुल मिला के करना कुछ नहीं है, सभी में क्या किया जाता है? लगातार प्रैक्टिस से क्या कर दिया जाता है? अनुकूलन कर दिया जाता है। नंबर 4, दर्शन के विकास में, पर्टिकुलर कोई फिलोसॉफी डेवलप की जा सकती है। दर्शन के विकास, दर्शन के विकास में। डर भगाया जा सकता है और डर पैदा भी किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे भय के निवारण में, भय का निवारण भी किया जा सकता है और भय पैदा भी किया जा सकता है। भय के निवारण में इसके द्वारा कोई स्वभाव और आदत भी डेवलप की जाती है, जा सकती है। तो स्वभाव ऑब्लिग आदत के निर्माण, स्वभाव ऑब्लिग आदत के निर्माण में, ठीक है। इससे समाजीकरण भी किया जा सकता है, सोशलाइजेशन किया जा सकता है, समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, सब सिखाया जा सकता है। तो नंबर 7, समाजीकरण में, ठीक है। इधर और लिख देते हैं थोड़ा। नंबर 8, अपन क्या कर सकते हैं? संकेत अधिगम करवा सकते हैं। संकेत अधिगम मतलब इशारों की लैंग्वेज होती है ना, जैसे तो मान लो अब घंटी बजी, वो कुत्ते के लिए क्या था? इशारा ही तो था। अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि यदि मैं एक बार चुटकी बजाऊं तो आपको ऐसे करना है, 2 बार बजाऊं तो ऐसे करना है, तो इससे क्या हो जाएगा? ये कौन सा अधिगम है? संकेत अधिगम। तो संकेत अधिगम में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। संकेत अधिगम निर्माण में। नंबर 9, सहायक सामग्री के उपयोग में, सहायक सामग्री होती है उसका उपयोग करना, इससे सिखाया जा सकता है। नंबर 10, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि यदि कहीं पर भी कोई ऐसा आपको बहुत सारी लाइनें लिखी हुई दे, उसमें कुछ ऐसा हो रहा हो कि पुराने अनुभव के आधार पर कोई काम हो रहा हो और आपसे पूछ ले कि यहाँ पर अधिगम का कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर होगा परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुराने अनुभव के आधार पर कोई कार्य व्यवहार हो रहा है तो वह इस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अनुभव के आधार पर कोई व्यवहार हो रहा है तो वह इसके अंतर्गत आएगा। तो वह इसके अंतर्गत आएगा। तो वह इसके अंतर्गत ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखो यहां तक।
आएगा आएगा अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए छोटा बड़ा कर देते हैं थोड़ा। चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं, फटाफट समझना शुरू करो फिर आगे करते हैं अपन। देखिए नंबर 1, प्रेम गणना एवं ईर्ष्या पैदा करने में, इससे आप क्या कर सकते हो, इस सिद्धांत के द्वारा आप किसी भी चीज के प्रति डर भी पैदा कर सकते हो, गणना भी पैदा कर सकते हो, ईर्ष्या भी पैदा कर सकते हो, लगाव भी पैदा कर सकते हो। भाषा के विकास में कोई नई लैंग्वेज सिखाई जा रही है, जैसे के से कबूतर, खे से खरगोश, ऐसे आप कोई चीज के प्रति क्या करते हो, अनुकूलन करवा करवा के कोई लैंग्वेज भी सिखा सकते हो। गणित के विकास में मैथमेटिकली, मतलब कि मैथमेटिक्स ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट में, जैसे गणितीय व्यवहार होता है कई जगह जहां पर घटाने का, बढ़ाने का, आकार का, माप का जो काम होता है वो भी आप अनुकूलन के द्वारा करवा सकते हो। दर्शन के विकास में, दर्शन शास्त्र क्या होती है, एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी होती है, चीजों को लेकर देखने का नजरिया होता है। जैसे ओशो था तो ओशो की पर्टिकुलर क्या थी, फिलोसॉफी थी। समझ में आई। अभी आचार्य प्रशांत का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, एशिया महाद्वीप का नंबर 1 यूट्यूबर है वो, तो उनका क्या है कि वो उनकी पर्टिकुलर क्या है, फिलोसॉफी। तो ऐसे अपन अनुकूलन के द्वारा एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी को डेवलप कर सकते हैं, फिर लोगों की धारणा पर्टिकुलर उसी चीज को लेकर बन जाएगी। ये दर्शन में आता है। डर भगा भी सकते हैं, डर पैदा भी कर सकते हैं, आदत डेवलप करवा सकते हैं। समाजीकरण में, समाजीकरण में मतलब एक बच्चे का अपन समाजीकरण कर सकते हैं और उसको असामाजिक तत्व भी बना सकते हैं। समझ में आई। संकेत अधिगम निर्माण में मतलब इशारों की लैंग्वेज है वो अनुकूलन के माध्यम से डेवलप की जा सकती है। सहायक सामग्री के उपयोग में, सहायक सामग्री मतलब कोई भी चीज अपन करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन जो जो चीजें काम में लेते हैं उनके लिए भी क्या करवाया जा सकता है, अनुकूलन। कुल मिलाकर अनुकूलन ये चीज है कि किसी भी चीज के प्रति आपको हैबिचुअल कर दिया जाता है, फिर आप उन चीजों को जगह जगह अलग अलग परिस्थितियों में काम में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रति अनुकूलित हो चुके हो। और अगला ये तो मैंने पॉइंट लिखाया है पर्सन में पहचानने के लिए। जब आपको कोई पर्सन दे बड़ा सारा, उसको आप पढ़ो और उसमें आपको ऐसा देखने को मिले कि यहाँ पर पुराने अनुभव के आधार पर कोई नया कार्य हो रहा है, तो ये किस अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आप बोल दोगे आईपी पावलोव का जो सिद्धांत है, परंपरागत ओब्लिक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सिर्फ इतना ही लिखो, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्रिया प्रसूत के बारे में कि क्रिया प्रसूत है क्या। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कार्य करते हुए सीखना, कार्य करते हुए ओब्लिक क्रिया करते हुए सीखना, कार्य करते हुए ओब्लिक क्रिया करते हुए सीखना, क्रिया करते हुए सीखना। ठीक है, यह सिद्धांत दिया किसने था, तो ये सिद्धांत दिया था, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे आपके बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर मतलब बुरस फ्रेडरिक स्किनर, ये इसके क्या थे, आपके प्रतिपादक थे, बीएफ स्किनर। इन्होंने चूहे पर, खरगोश पर, कबूतर पर प्रयोग किए थे। ठीक है ना, बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, ये इसके क्या थे, प्रतिपादक थे, इस सिद्धांत के जनक थे। इनका क्या मानना था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। इन्होंने सबसे पहले 1938 में चूहे पर प्रयोग किया, फिर 1943 में जो आपका कबूतर था उस पर प्रयोग किया। चूहे पर प्रयोग और उसके बाद में इन्होंने किया था आपका कबूतर पर प्रयोग, कबूतर पर प्रयोग। अब इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप बताइए हमको कि जो आप ये एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो इनका क्या मतलब है। तो इन्होंने कहा कि मुझे एक बॉक्स दो, इनको एक बॉक्स ला के दिया, बॉक्स ला के दिया।
यहां पर उन्होंने ऐसे एक सिस्टम लगाया, सिस्टम लगा के ऐसे एक नीचे लीवर लगा दिया, ऐसे लीवर लगा दिया, इसके अंदर लाड लो इन्होंने एक कबूतर डाल दिया, कबूतर के ऐसे चोंच, ऐसे टांगे। अब ये कबूतर था, वो कबूतर इसके अंदर चल रहा था, इसका नाम जो रखा ये था क्रिया प्रसूत बॉक्स। अब इसको आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, वो क्यों मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये है आपका क्रिया प्रसूत बॉक्स, बीएफ स्किनर ने कहा ये क्रिया प्रसूत बॉक्स है। फिर जब ये बीएफ स्किनर मर गया तो इसके जो पीछे स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि यार गुरुजी ने सिद्धांत दिया था, गुरुजी के समान में कुछ मतलब कुछ किया जाए। तो बच्चों ने लेके क्या कहा कि ये क्रिया प्रसूत बॉक्स नहीं है, ये स्किनर बॉक्स है। ये क्या है? स्किनर बॉक्स। और ये अट्टे काए करियो, इमाए रखा बाजरी का दाना, मतलब इसमें दाने रख दिए। अब ये दाना है कहीं कबूतर ने दिखा है थोड़ी, कौन दिखा है तो बारे। अब कबूतर अनु चौंचा मार तो आवे आप रो वो अट चोंच ज्यां नहीं लगानी शुरू करे जिसे एक इरकन काई पड़े ऊपरों आपरा दाना आर पड़े, जन ओ और भी जगह चोंच मारे, जन और दाना पड़े। जन थे मन बताओ कि ईमान पहली स्टिमुलस आयो, पहली रेस्पॉन्स आयो, पहली रेस्पॉन्स, पहली वो अनुक्रिया करी, जन इन जार काई मिलियो, जन इरो जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत होना इन आर टाइप थ्योरी कहवे। काई कहवे? आर टाइप थ्योरी। ए मैं तान सगला नाम लिखा दे, टेंशन मत लीजिए। आर टाइप थ्योरी, एक सेकंड। इरा सिद्धांत ने कहवे आर टाइप थ्योरी। ई मायने लाडली सब चीजें जगह एक्सपेरिमेंट किया जावे। एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी क्यों? स्टिमुलस पहली उद्दीपक दिखे फिर पचा आदमी काई करे, अनुक्रिया करे, जन बीरो काई बन जावे, अनुबंधन बन जावे। ओ क्यों? स्टिमुलस दिखाउन की अड़ी कोनी, आ बस अनुक्रिया करो, आ बस अनुक्रिया करो, अनुक्रिया करी जनबिन काय मिल जी स्टिमुलस। जन लाडला तो एसआर थ्योरी दीवीर ओ काय दे दी आरएस थ्योरी। ई मायने भी तो अनुबंधन बने भाई, अनुक्रिया करे उद्दीपक मिल जावे, जन उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन बन जावे। जन इन कियो देख अनुबंधन को जको जनक हो पेल प्रोत बे आईपी पावलो हो प्राचीन अनुबंध को जनक, क्योंकि एसआर थ्योरी सब पहले एसआर थ्योरी यही थांटा है कदाई। एक चीज समझो, आईपी पावलो आपको प्रयोग दियो 1904 में, समझ में आई बात? सगलों पेल प्रोत प्राचीन अनुबंधन को सिद्धांत कौन दियो? आईपी पावलो। जन आईपी पावलो स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी मतलब प्राचीन अनुबंध को जनक हो जको तो हुई को था के आईपी पावलो, प्राचीन अनुबंध का जनक। पद सगड़ा क्यों भाई कि ओ है बीएफ स्किनर जको वो तो एकदम नयो आइटम है, वो तो पूरी थ्योरी चेंज कर दी, ओ क्यों स्टिमुलस की अड़ी को नहीं थे तो सिर्फ काई करो, सिर्फ रेस्पॉन्स करो, थाने स्टिमुलस मिली जन अपने आप ही काई हो जी अनुबंधन हो जी। जना इन आरएस थ्योरी दौनाड़ो वैज्ञानिक भी कहवे, और इन क्यों नई आधुनिक अनुबंधन को काई कहवे? जनक भी कहवे। आधुनिक अनुबंध का जनक किसको कहा जाता है? बीएफ स्किनर को अनुबंध का जनक, बीएफ स्किनर। अब इन क्यों भाई के थार और काई काई रोल है, तू काई चीज पर जोर दे रही है बा भी मांगे स्पष्ट कर दे। जन बीएफ स्किनर क्यों कि मैं 2-3 चीजों पर जोर दूं, मेनली मैं एक ही चीज पर जोर दूं, पुनर्बलन माथे। जन इन पूछो भाई पुनर्बलन काई है, काई चीज है, काई नहीं है। वो क्यों देखो सा पुनर्बलन है जो दो तरह, एक पॉजिटिव हुए एक नेगेटिव। क्यों नेगेटिव मायने? दंड, सॉरी भय, घृणा, क्रोध, ये हगड़ा नेगेटिव पुनर्बलन में जाता है। पॉजिटिव वो क्यों दो तरह का हुआ, एक प्राथमिक, प्राथमिक ऑब्लिक मुख्य, एक हुआ करे द्वितीयक। क्यों प्राथमिक में कहा आए? क्यों भूख, प्यास, ए यान की जकी दैहिक क्रिया है नी, जकी जन्मजात चीजा में वे प्राथमिक में। द्वितीयक मायने क्यों पद, प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान, ये सब कहीं है द्वितीयक पुनर्बलन, ठीक है ना।
द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन। जन इन क्यों भाई कम कम मामलो समझ में आयो काय बात वो क्यों प्राणी ने यदि ते सकारात्मक पुनर्बलन दो समझ में आई बात जब सकारात्मक पुनर्बलन मिली ना जन वो भी चीज ने काई करी रिपीट करी वापस ज्ञान कबूतर बट चोंच लगई फिर भी हड़को के करंट को झटको देता जन वो दोबारा चोंच थोड़ी लगा क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन मिले वो क्यों थे एक काम करो उद्दीपक सामी रहना जरूरी को नहीं थे सिर्फ अनुक्रिया करो अनुक्रिया जे ही करे बिन काई दो पुनर्बलन दो सकारात्मक पुनर्बलन दो पुनर्बलन दे जन वो और अनुक्रिया करी जन बिन और सकारात्मक पुनर्बलन दो यान करो जन थाके काई हो जी अधिगम हो जाए आ थ्योरी की री बीएफ। अब मैं थाने एक कंफ्यूजिंग पॉइंट बताऊं मायने जो को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करे आगे एक सीएल हल को सिद्धांत आए क्लार्क लियोनार्ड हल सीएल हल है जो को पुनर्बलन को सिद्धांत दियो पुनर्बलन को काई दियो सिद्धांत। अब बार आगे पढ़ना इन सिस्टम लिखा हुआ थे समझो ठीक है ना थाना बार लिखा हुआ पूरा समझना जी बीएफ स्किनर है ओ किरो सिद्धांत दियो क्रिया परसों दियो। अब थे सर कंफ्यूजन वालों कटे कंफ्यूजन वालों बाहर आए बीएफ स्किनर जोर की मात देवे पुनर्बलन मात आपका सिद्धांत ओ पूरो पूरो सिद्धांत दे दियो पुनर्बलन मा जन ओ भी कीमा जोर देवे। अब थाने एक चीज बताऊं पुनर्बलन माते जको बल लेना जको तो सीएल हल और बीएफ स्किनर दोनों देवे लेकिन पुनर्बलन को सिद्धांत है जको कौन दियो है सीएल हल। बात समझ में आई को नहीं स्टूडेंट कंफ्यूज है पुनर्बलन पर किसने जोर दिया जन के सर सीएल हल दियो बीएफ स्किनर दियो तो पुनर्बलन पर बल है जोर है जको तो दोनों ही दियो लेकिन पुनर्बलन को जको सिद्धांत है वो सीएल हल दियो। अब आप पाचा चला भी स्लाइड में अब वो बीएफ स्किनर वालों बीएफ स्किनर ईमान उत्सर्जित अनुक्रिया आई ठीक है बे अनुक्रिया है की और लिखा जाए थे पहल प्रोत की मत करो सीधो हेडिंग लगाओ क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसके नीचे लिखो क्रिया प्रसूत करके ये वाला पॉइंट लिख दो क्रिया करते हुए कार्य करते हुए या क्रिया करके सीखना। यहां पे आएगा करके सीखना क्रिया प्रसूत का मतलब करके सीखना भी होता है। वो कबूतर है जो वो दाना चुगनी क्या सीखियो करट सीखियो पहली वो काई करी अनुक्रिया करी करके सीखना लिखो। इसके बाद में ये प्रतिपादक भी लिख देना प्रतिपादक वाला भी लिखो। बीएफ स्किनर ब्यूरस पैट्रिक स्किनर के आगे लिख देना अमेरिकी विद्वान अमेरिका का विद्वान था। ये लिखना अमेरिकी विद्वान लिखने के बाद में लिखना प्रयोग फिर लिखना 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया तथा 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। पहले ऊपर ऐसे लिखना शुरू करो प्रयोग लिख के लिखो इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 बार प्रयोग किए इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 बार प्रयोग किए प्रयोग हेडिंग लगाओ प्रयोग प्रयोग में लिखो इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 बार प्रयोग किए 2 बार प्रयोग किए। अब नंबर 1 प्रथम बार 1938 में चूहे पर प्रयोग किया प्रथम बार 1938 में चूहे पर प्रयोग किया। नंबर 2 दूसरी बार 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। यहां तक का क्लियर है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अभी मैं बीच में एक फैक्ट बताऊंगा वो फैक्ट लिखना है ना
अब देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, देखो मैं बीच बीच में चीजें पूछूंगा और आपको बताना है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि इसमें उसने वहां पे जाके चोंच मारी, उसने अनुक्रिया की, उसको ऊपर से दाने मिले, वो दाने क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। इसलिए वो इस चीज को वापस क्या कह रहा है? दोहरा रहा है। उसकी भूख शांत हो रही है। समझ में आई बात? तो ये पीछे के किसी ना किसी सिद्धांत से मिलता है क्या? मिलता है। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या था कि यदि किसी कार्य को करने पर, उसमें अपन ने लिखा क्या था? किसी भी कार्य को करने पर उसके परिणाम निश्चित रूप से आते हैं। यदि परिणाम सकारात्मक आते हैं तो प्राणी उस क्रिया को दोहराता, और नकारात्मक मिलने पर वो नहीं दोहराता। सेम आ चीज ये टेको नहीं, इन सकारात्मक परिणाम मिले ई वास्ते वो क्रिया ने काई करे? दोहरा। जन ई में आप एक लाइन ऐड कर सका कि ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, वो सिद्धांत इन पर आधारित है। जन अट स्टार लगा पर लिखो नीचे, ये है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। चलो अब इसके उपनाम लिख देते हैं। इसके उपनाम ढेर सारे हैं। उपनाम में आता है आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। आर टाइप थ्योरी क्योंकि मैं सिर्फ पहले कहीं रहे रेस्पॉन्स। इन्हें सक्रिय अनुबंधन को सिद्धांत भी कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन को सिद्धांत क्यों कहवे? क्योंकि इमायने जको प्राणी रहे वो पहली में अनुक्रिया करे, वो खुद सक्रिय रहे। जबकि बिल्ली ने गाली भी मायने तो बाबी रोटी ने देकर बाद में सक्रिय हुई, भूख लगी, बाद झपटा मारने शुरू किया। जबकि इमायने पहली में कहीं है सक्रिय। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। इंग्लिश में ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिबद्धता का सिद्धांत। नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। चलो ये आ गया। अब इसके नीचे लिखो प्रयोग। लिखो प्रयोग। प्रयोग। अब देखो इस प्रयोग का अपन डायरेक्ट बता देंगे कि ये प्रयोग अब आप कौन के वहां के? हाँ, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। हाँ, अब देखो अलग अलग वाद आया। साइकोलॉजी है ना, जो कि बहुत ही लंबी चौड़ी है, मैंने पहले बता दी, ठीक है ना। तो ईमान बात है कोने के तान हगड़ा वाद पड़ा वहां नैमित्तिकवाद का ही हो है कि नहीं। अभी वाद है जो को ई सिद्धांत तो क्या कनेक्ट है, ये तो लंबो छोड़ो थान की कौन बता। थाने सिर्फ छोटा छोटा जो मेन क्रीम एन बकाड़ दो तान सीधी फिटो फिट एग्जाम में फिट बैठ जाए, बाकी तान टेंशन नहीं लेनी। अब देखो इस सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकला कि जब किसी प्राणी को किसी विशेष क्रिया के लिए साधनात्मक अनुबंधन पैदा कर दिया जाता है, मतलब साधनात्मक अनुबंधन को मतलब वो ई साधनाम लाग जाओ क्या चौंच मारी
जणवीन काय मिलो सकारात्मक पुनर्बलन मिलो, मतलब वो काय पैदा हुई गो साधनात्मक अनुबंधन पैदा हुई गो। अर्थात जब किसी प्राणी को किसी विशेष क्रिया के लिए साधनात्मक अनुबंधन पैदा कर दिया जाता है तो वह बिना किसी उद्दीपक के अनुक्रिया करते हुए भी सीख लेता है कि नहीं? तो ये चीज अब लिखनी, लिखो जब किसी प्राणी को, प्रयोग के अंदर लिखो, जब किसी प्राणी को किसी विशेष क्रिया के लिए साधनात्मक अनुबंधन पैदा कर दिया जाता है, साधनात्मक अनुबंधन पैदा कर दिया जाता है तो वह अनुबंधन पैदा कर दिया जाता है तो वह बिना किसी उद्दीपक के क्रिया करते हुए सीख लेता है, तो वह बिना किसी उद्दीपक के क्रिया करते हुए सीख लेता है। अगला पॉइंट लगाओ नोट, नोट लगा के लिखो। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्रिया प्रस्तुत बॉक्स का प्रयोग किया जो बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से जाना गया। लिखो नोट लगा के लिखो। इन्होंने अपने सिद्धांत में स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया। हाँ, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्रिया प्रस्तुत बॉक्स का प्रयोग किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्रिया प्रस्तुत बॉक्स का प्रयोग किया जो बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से जाना गया। बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से जाना गया। चलो अब नोट में ही पॉइंट नंबर 2 डाल लो। पॉइंट नंबर 1 तो अपन ने लिख दिया, पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि पहले कौन सी थ्योरी चलती थी। सबसे पहले 1904 में सिद्धांत कौन सा आया, परंपरागत वाला, उसमें एसआर सिस्टम था। उसके बाद में 1913 के समथिंग आया आपका थॉर्नडाइक वाला, उसमें भी क्या था, एसआर सिस्टम था। अब उसके बाद में ये आया, तो अब इसमें कौन सा हो गया आपका आरएस। तो स्किनर ने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। स्किनर ने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। स्किनर ने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। स्किनर ने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। अब आप नोट नंबर 3 लगाओ। 3 लगा के और एक तो ये लिखोगे 3 में, और 3 नंबर में ये लिखोगे। लिखो नोट नंबर 3 लगा के लिखो। प्राचीन अनुबंधन का जनक आईपी पावलोव, आधुनिक अनुबंधन का जनक बीएफ स्किनर।
अब देखिए, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। स्किनर ने अपना प्रयोग किया और इसके आधार पर इसने दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई। एक थी प्रकाशित अनुक्रिया और एक थी उत्सर्जित अनुक्रिया। उत्सर्जित अनुक्रिया देखो मैं आपको बताता हूं, अपन ने यहां पर उत्सर्जित अनुक्रिया का नाम लिखा है, कहां गया ये, इसमें उत्सर्जित अनुक्रिया कहां गया, यहाँ पे था क्या उत्सर्जित, कहीं आया नहीं क्या नाम, अभी समझाते हुए लिया था क्या, चलो कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ, ठीक है। स्किनर ने अपने प्रयोग में दो प्रकार की अनुक्रियाओं को समझाया, एक तो प्रकाशित अनुक्रिया, एक उत्सर्जित अनुक्रिया। भाई प्राणी अनुक्रिया करता है तो इसने कहा प्राणी दो प्रकार से अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रकाशित अनुक्रिया और एक उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया तो इन याद क्या राखो, प्रकाशित मतलब पहली सामी प्रकट हुई, ओ कहे कि जद उद्दीपक था के सामी है पस्थे बिन देख प्रार प्रेरित उपरार कोई अनुक्रिया करो, जनबा अनुक्रिया है प्रकाशित अनुक्रिया। अर्थात प्राणी जब उद्दीपक सामने होता है उसके बाद प्राणी जो अनुक्रिया करता है वो कैसी अनुक्रिया है, प्रकाशित अनुक्रिया है। इन्हें ही उद्दीपक अनुक्रिया किया करे, इन्हें ही एसआर थ्योरी किया करे। आखिर के माननो ओ मानो बीएफ स्किनर को प्रकाशित अनुक्रिया ले, कारण क्यों समझ में आएगी बात। प्रकाशित अनुक्रिया मतलब यदि उद्दीपक सामने है उसके बाद आप जो अनुक्रिया कर रहे हो वो कैसी अनुक्रिया है, प्रकाशित अनुक्रिया। लेकिन इसने कहा कि यदि उद्दीपक सामने ना हो और उसके बाद में आप अनुक्रिया करते हो और अनुक्रिया करते ही उद्दीपक क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो इस प्रकार की अनुक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जित अनुक्रिया। समझ में आई बात। इन वास्ते आओ या करे उत्सर्जित अनुक्रिया मेनली, ये दो प्रकार की अनुक्रिया, प्रकाशित और उत्सर्जित। जनता सवाल का पूछ सके, सवाल पूछी कि बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोग में किस प्रकार की अनुक्रिया का उल्लेख किया। नंबर ए प्रकाशित अनुक्रिया, नंबर बी उत्सर्जित अनुक्रिया, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। यदि उद्दीपक सामने प्रस्तुत है और उसके बाद अनुक्रिया कर रहे हो तो कैसी है। अब इनका आधार पर क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे था, क्वेश्चन कहाँ से आप दे कि मोहन के पापा ने मोहन को कहा कि यदि वो 10th में अपनी क्लास में टॉप करेगा तो उसको साइकिल दिलाई जाएगी। अब मोहन लगातार पढ़ाई में जुट गया है, बताओ किस प्रकार की अनुक्रिया है। आप प्रकाशित है, बिन पहली टा है कि टॉप करते पापा साइकिल दिलाए, समझ में आई बात। अब यदि ऐसे बोल दे कि मोहन ने कक्षा में टॉप किया और उसके पापा ने उसको साइकिल दिलाई, अब मोहन कक्षा 11th में भरपूर मेहनत कर रहा है, ईमान उत्सर्जित अनुक्रिया है, समझ आई बात। अब आगे ठा को नहीं कि दिराए कौन दिराए, पण लारे एकर दिरायड़ी है, जन्मीन यहाँ लागे कि साइकिल नहीं तो और की दिराए। 11वीं को क्लियर को नहीं है, 11वीं को की क्लियर नहीं है कि 11वीं घोषणा की नहीं करी, लेकिन वो कहीं करियो कंटिन्यू मेहनत करी। या ना मतलब थान सीधी सीधी थांग पड़ेड़ो रहे ना, जन थान ठा पड़ जाए कि वो किम जा रही है। ध्यान में एक क्वेश्चन बोलूँ बार थांग सीधो कि मोहन रोज पान की दुकान पर गया, अपने पापा के लिए पान लेने के लिए गया, तो उसके पापा ने उसको 10 रुपए का नोट दिया, ठीक है, अलग से। टाबर ने छोटा टाबर ने अलग देवे कौन। तो मोहन दूसरे दिन भी वो कार्य करने के लिए तत्पर है। बताइए ये थॉर्नडाइक के कौन से नियम के अंतर्गत जा रहा है, ठीक है, ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत जा रहा है। क्रिया करने पर उसको क्या मिल रहा है, सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम अनुकूल आ रहे हैं। प्रभाव के नियम में आया था जब प्राणी कोई क्रिया करता है और उससे सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है तो वो क्रिया को क्या करता है, दोहराता है। एक दिन पान ले रहे हो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो वो दूसरे दिन ही तत्पर है, तैयार बैठो ले जाओ। समझ में आई बात। ये होता है। लिखो लिखो स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया। दो प्रकार की अनुक्रियाओं का क्या किया, उल्लेख किया। नंबर 1 प्रकाशित अनुक्रिया,
जब प्राणी के सामने पहले से उद्दीपक उपस्थित हो, उपस्थित होता है और वह इसके प्रभाव में कोई कार्य करता है, तो ये प्रकाशित अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। अब आपको पता चला कि अपन उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें जो अनुक्रिया हो रही है वो कैसी है? उत्सर्जित। अगला नंबर 2, उत्सर्जित अनुक्रिया। जब प्राणी के सामने उद्दीपक नहीं होता है, सामने उद्दीपक नहीं होता है, परंतु क्रिया करने के बाद तत्काल उद्दीपक पैदा हो जाता है या उपस्थित हो जाता है, पैदा या उपस्थित हो जाता है, तो यह उत्सर्जित अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया के अंतर्गत आता है। अब नीचे नोट लगा के लिखना, क्रिया प्रसूत सिद्धांत को उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे लिखो, स्किनर ने अपने प्रयोग में जिस क्रिया व्यवहार को स्पष्ट किया, स्किनर ने अपने प्रयोग में जिस क्रिया व्यवहार को स्पष्ट किया वह उत्सर्जित, स्किनर ने अपने प्रयोग में जिस क्रिया व्यवहार को स्पष्ट किया वह उत्सर्जित अनुक्रिया का व्यवहार होने के कारण माना जाता है कि इन्होंने पहले से प्रचलित, स्किनर ने अपने प्रयोग में जिस व्यवहार को स्पष्ट किया वह उत्सर्जित अनुक्रिया का व्यवहार होने के कारण माना जाता है कि इन्होंने पहले से प्रचलित एसआर विचारधारा को बदलकर आरएस विचारधारा
आरएस विचारधारा दे दी, आरएस विचारधारा दे दी। इसलिए इन्हें आधुनिक अनुबंधन का पिता कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक अनुबंधन का पिता कहा जाता है। आरएस विचारधारा दे दी, इसलिए इन्हें आधुनिक अनुबंधन का पिता कहा जाता है। अगला हेडिंग लगाओ, क्रिया प्रसूत सिद्धांत की उपयोगिता। नंबर 1 पर आता है टंकण व कंप्यूटर शिक्षण। टंकण का मतलब होता है टाइपिंग। टाइपिंग में पहले ऐसे दबाया जाता है, तब जाके आगे चित्र क्या होता है? प्रकट होता है। तो क्रिया पहले होती है, प्रकट बाद में आता है। तो टंकण व कंप्यूटर शिक्षण। एक जब आप टीचिंग मेथड पढ़ोगे शिक्षण विद्या, तो उसमें आएगा अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? विषय वस्तु आपके सामने प्रकट की जाती है, फिर आप उसको उस चीज को सीख कर उस स्टेज को क्लियर करते हो, तो दूसरा स्टेज आपके लिए ओपन होता है। इस प्रकार विद्यार्थी रुचि लेते हुए आगे से आगे पढ़ता है, चीजों को सीखता है। ये अभिकर्मित अनुदेशन विधि होती है शिक्षण विद्या। वो बीएफ स्किनर के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो वो अपन वहां पर पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख दो अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन का विचार इसी सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशन का विचार इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगला लिख लो, क्रिया प्रसूत सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। नंबर 4, ये सिद्धांत बालकों में नया व्यवहार पैदा करने में सहायता प्रदान करता है। लिख दिया वो या नहीं लिखा? लिखो, इसके बाद और लिखा देंगे। अब आप लिखो ये पुनर्बलन वाला। पहले लगाओ पुनर्बलन, फिर इधर लिखना सकारात्मक, इधर लिखना नकारात्मक, फिर इधर लिखना प्राथमिक ऑब्लिक मुख्य, इधर लिखना द्वितीयक ऑब्लिक गौण। भूख प्यास, इधर पद प्रशंसा पुरस्कार सम्मान, दंड भय घृणा क्रोध।
अब एक चीज आप ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि नकारात्मक पुनर्बलन से रिजल्ट नकारात्मक आए। जैसे आपने किसी बच्चे को बोला कि ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आपकी कुटाई हो जाएगी, और आप वो ढंग से नहीं पढ़ता है तो उसको क्या देते हो, दंड देते हो, उसको डंडे से पीटते हो, उसको क्या दिखाते हो, भय दिखाते हो, लेकिन फिर भी परिणाम क्या आ रहे, सकारात्मक। जबकि ये पुनर्बलन कैसा है, नकारात्मक। दिल्ली मौसी समझ में आ रहा है सभी को बराबर मात्रा में? ठीक है, इसको एक एक बार घर जाके थोड़ा थोड़ा देखना भी साथ साथ। लिख लिया यहां तक? अब देखो इसमें प्राथमिक में जैविक क्या चीजें आएंगी, जैसे थकान है तो वो थकान भी किस में आ जाएगी, समझ में आई बात? तो अब इस पर क्वेश्चन आएगा ना, वो ऐसे छांट के आ सकता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन है, तो भूख प्यास थकान पुरस्कार, तो सीधा लग जाएगा पुरस्कार। निम्न में से कौन सा प्राथमिक है, तो पद प्रतिष्ठा समान भूख। चलिए बीएफ स्किनर के अनुसार पुनर्बलन, इन्होंने बताया कैसा कैसा पुनर्बलन होता है। देखो नंबर 1 सतत पुनर्बलन, अभी पहले समझ लेना आप, है ना। सतत पुनर्बलन नाम स्पष्ट है, कंटिन्यूअस लगातार दिया जाने वाला पुनर्बलन किस कैटेगरी में आएगा, सतत पुनर्बलन। नंबर 2 आंशिक पुनर्बलन, छोटे छोटे टुकड़ों अथवा अंशों में दिया जाने वाला पुनर्बलन क्या कहलाएगा, आंशिक पुनर्बलन। अब मैं था एक चीज, अब आगे लिखो ना बात, कंफ्यूजन क्रिएट करी मैंने बताई जो करी कौन करी। नंबर 3 अगला आता है अनुपात पुनर्बलन, जो आप काम कर रहे हो उसके अनुपात में आपको पुनर्बलन दिया जा रहा है कि कम काम किया तो थोड़ा मिला, कुछ इनाम मिला वो, और ज्यादा किया तो ज्यादा मिल गया, मतलब कार्य के अनुपात में पुनर्बलन मिल रहा है। भाई आपने बहुत सारा काम कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, पैसा भी ये क्या है, पुनर्बलन, मोटिवेशन, और दुनिया में पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। समझ में आई बात? तो देखो ये क्या है आपका अनुपात पुनर्बलन। और नंबर 4 पर आता है अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, निश्चित समय के बाद में, कि हर 1 घंटे के बाद में आपको क्या दिया जा रहा है, पुनर्बलन। समझ में आई क्या बात? अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, होना चाहिए लाडलो, लेकिन आपके नहीं हुआ, ठीक है। ये आंशिक पुनर्बलन के ही भाग है। आंशिक पुनर्बलन क्या कहता है कि टुकड़ों में, तो यहां पर भी तो देख लो अनुपात में पुनर्बलन हो रहा है, कार्य के अनुपात में टुकड़ों में दे रहे हैं, और यहां पर अंतराल है, निश्चित समय के बाद में क्या दे रहे हैं,
पुनर्बलन दे रहे हैं, कंटिन्यू तो नहीं दे रहे ना, काम के अनुपात में दे रहे हैं, तो भाई जितना काम किया उसके बाद उतना पुनर्बलन मिल गया, टुकड़ों में ही है। अंतराल पुनर्बलन हर घंटे के बाद में क्या दिया जा रहा है, पुनर्बलन दिया जा रहा है। तो ये दोनों ही आंशिक पुनर्बलन के ही भाग है एक तरीके से। समझ में आई बात? तो लगाओ बीएपी स्किनर के अनुसार पुनर्बलन। इसमें लिखो सतत पुनर्बलन। हाँ, ये अपन चार पॉइंट लिखेंगे कंटिन्यू, पहले सतत आंशिक फिर एस। सतत पुनर्बलन, इसके आगे लिख देना लगातार दिया जाने वाला पुनर्बलन। क्या कहलाता है? सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन में लिखो लगातार दिया जाने वाला पुनर्बलन, लगातार दिया जाने वाला पुनर्बलन। पुनर्बलन, लगातार दिया जाने वाला पुनर्बलन। अगला लिखो आंशिक पुनर्बलन। इसमें लिखना छोटे छोटे टुकड़ों अथवा अंशों में दिया जाने वाला पुनर्बलन। छोटे छोटे टुकड़ों अथवा अंशों में दिया जाने वाला पुनर्बलन। अगला लिखो अनुपात पुनर्बलन। इसमें लिखो कार्य के अनुपात के आधार पर दिया जाने वाला पुनर्बलन। कार्य के अनुपात के आधार पर पुनर्बलन। कार्य के अनुपात के आधार पर पुनर्बलन। अगला लिखो अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन में लिखो निश्चित समय अंतराल पर दिया जाने वाला पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन में लिखो निश्चित समय अंतराल पर दिया जाने वाला पुनर्बलन। ठीक है, आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद लेंगे अपन कल।